Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Rashid and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम जो 510 का लेक्चर 207 से ऑनवर्ड जो है डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस। पहले हमने पढ़ा है कि पेस्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, अब उसके हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल के जरिए हम एग्जाम जो है जेनेटिक्स पढ़ेंगे कि किस तरह उनके अंदर जीन सेल अल्ट्रेशन होती है तो उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर हमला करते हैं। देयर आर टू कॉपीज़ ऑफ ईच जीन। यहाँ से एक आपका पास आ जाता है कि व्हाट इज़ दी अल्टरनेटिव या वेरिएशन फॉर्म ऑफ जीन। तो आपने याद रखना है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होती है वो एलील होती है। ठीक है, दो कॉपीज़ होती हैं ईच जीन की। इस जीन का सेवरल वेरिएशन की हो सकती है, वो होती है एलील। ठीक है, सम एलील जो होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं। जो डोमिनेंट एलील होगी वो फिनोटाइपिकली शो होगी। ठीक है, रिसेसिव शो नहीं होगी। तो जो रिसेसिव होगी वो उसकी जीन्स में जीनोटाइपिकली शो होगी, लेकिन जो फिनोटाइपिकली शो होगी वो डोमिनेट होगी। कंसिडर ए जीन फॉर एन। अब हमने क्या करना है, आपने इंसेक्ट किस तरह अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करने में। यानी उनके ऊपर हम अगर कोई भी पेस्टिसाइड गिराते रहें तो वो मरते क्यों नहीं हैं। पहले वो मरते हैं, फिर बाद में कुछ अर्सा बाद लगातार यूज़ करने की वजह से वो एक ही पेस्टिसाइड से क्यों नहीं मरते। ठीक है, वो कैसे उसके ख़िलाफ़ है और रेजिस्टेंस यानी ताकत पैदा करते हैं और उससे ज़्यादा मुकाबला कर लेते हैं। उसकी हमने एक छोटी सी जेनेटिकली देखनी है कि हमारे पास दो तरह की बग्स हैं। ठीक है, एक बग्स है उसकी जो है वो शिकार हो चुकी है। ठीक है, एक बग्स है उसके ऊपर हमने पेस्टिसाइड गिरा दिया है, उसको हमने बोलना सस्पिटेबल बग्स, और उसकी जो जीन्स है वो आर है। ठीक है, उसकी जेनेटिक मटेरियल। एक और जो है बग कह लें, ठीक है, वो रेजिस्टेंट है, उसके अंदर खिलाफ ताकत है लड़ने की, उसको भी हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास उन्होंने दिखाई हुई है कि जो सस्पिटेबल है रेजिस्टेंस को, उसको हमने डोमिनेंट को रिसेसिव से जब ट्रीट करवाना है तो उसके बाद हमारे पास कोई न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होगी। ठीक है, आर और आर को हमने किस से क्रॉस करवाना है, आर और आर से। एक सस्पिटेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने छिड़काव किया हुआ है पेस्टिसाइड का और वो मरने के करीब है, और एक दूसरी है जिसके जो कि बिल्कुल हेल्दी है, जिसके अंदर इंसेक्ट के खिलाफ है अभी, जिसके ऊपर हमने छिड़काव नहीं किया। ये दोनों जब आपस में क्रॉस होंगी तो न्यू जनरेशन जो होगी वो आर होगी। अब इसमें हमने जब जो न्यू जनरेशन जो हमारे पास आर आएगी तो इसमें भी मुख्तलिफ रेशो आएगी। कुछ जो होगी वो टोटली रेजिस्टेंस पेश करेगी, यानी उसके ऊपर हम पेस्टिसाइड गिराएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं मरेगी। कुछ होगी, कुछ के ऊपर आ गए, कुछ उसकी स्पीशीज़ या ऑफस्प्रिंग वो होंगी जिनके ऊपर हम पेस्टिसाइड गिराएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट होगा, वो बीमार हो जाएंगे और वो डाई भी हो सकते हैं, और कुछ बिल्कुल डाई हो जाएंगी। तो जो बच जाएंगी ना, वो बेसिकली उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे बच जाएंगे, जो ऑफस्प्रिंग बच जाएगी, उसके ऊपर बेशक हम पेस्टिसाइड गिरा भी नहीं तो वो नहीं मार रही। तो इसका मतलब यह है कि न्यू जनरेशन ने क्या कर रही है, रेजिस्टेंस पैदा कर ली है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन ऐसी हुई है कि उन्होंने इसके खिलाफ कुव्वत पैदा कर ली और दोबारा अटैक कर सकते हैं। तो आपने जहाँ से जस्ट ये याद रखना है, अगर जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है फर्स्ट क्रॉस से, उनको फिर दोबारा आपस में क्रॉस करवा दिया जाए तो फिर क्या होगा, माइल्ड रेजिस्टेंस, यानी वो वाले हमने ऑफ स्प्रिंग लेनी है जिनके अंदर अभी पूरी रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस पेस्टिसाइड्स के खिलाफ पैदा हो चुकी है, उनको आपस में क्रॉस करवाएंगे तो उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। जो हमारे पास है आर क्रॉस करेगा तो आर एक बनेगा, जो ऑफ स्प्रिंग आएगी हमारे पास। ठीक है, दूसरी हमारे पास आर और आर आएगी, समझ आ रही है। एक आर को आर से क्रॉस करवाया तो आर हमारे पास है ऑफ स्प्रिंग आई, उसकी जीनोटाइप ये है। दूसरी के साथ जब इसका क्रॉस इससे रिसेसिव से हुआ तो हमारे पास आर आई। तो जो आर होगी ना, ठीक है, ये मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर जैसे ही कोई पेस्टिसाइड अटैक करेगा, हम पेस्टिसाइड गिराएंगे इन बग्स के ऊपर तो ये पेस्ट मर जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुई। लेकिन ये जो इसके साथ दूसरी जनरेशन जिसके अंदर जीनोटाइप आर और आर है वो सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या पैदा हो गई है, रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। इसके अलावा आर को आर से जब हमने इस आर को इस आर से क्रॉस करवाया तो आर बना, और इस आर को इससे क्रॉस करवाया तो आर आया। इसमें भी ये वाली जो होगी ये भी सर्वाइव कर जाएगी, ये भी सर्वाइव कर जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हमने ये क्रॉस करवाया फर्स्ट F1 जनरेशन का, ठीक है, F1 जनरेशन में हमारे पास 1 2 3
यानी 4 में से 3 जो उसका प्रोपोर्शन है ऑफ स्प्रिंग जो पैदा हुई है वो सर्वाइव करेगी, लेकिन एक जो होगी जिसकी जीनोटाइप आर आर आएगी वो सर्वाइव नहीं करेगी नेक्स्ट जनरेशन में। यानी इन तीनों ने क्या किया है, रेजिस्टेंस पैदा कर लिया और इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुई। तो जो रेजिस्टेंस पैदा करेंगे उनके ऊपर हम दोबारा वही पेस्टिसाइड जब मारने के लिए छिड़काव करेंगे तो वो नहीं मरेंगे, लेकिन ये जो होंगे जिनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुई ये मर जाएंगे। तो ये अपनी जीनोटाइपिकली इसको ऐसे ही समझ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वेश्चन बड़ा आता है, हाउ मैनी एक्सपोर्स डज इट टेक टू मेक योर पॉपुलेशन रेजिस्टेंस। यानी एक हमारे पास बग्स है, ठीक है, वो बार बार एक ही पौधे के ऊपर अटैक कर रही है। अब उस बग्स की को कितनी कितनी मरतबा हम उसके ऊपर पेस्टिसाइड गिराएंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे, तो बग्स के अंदर रेजिस्टेंस कितने टाइम बाद पैदा होगी। तो एक्सपोर्ट द पॉपुलेशन टू ए पेस्टिसाइड सेवरल टाइम, यानी सिर्फ एक दफ़ा पेस्टिसाइड गिराने से उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगी। सेवरल टाइम जब हम उसके ऊपर पेस्टिसाइड मारने के लिए गिराएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब मेटिंग प्रोसेस होगा उनका आपस में, तो उसके बाद न्यू जनरेशन के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी। इसी को उन्होंने एक गेम के तौर पर बताया हुआ है, रूल्स ऑफ गेम की। एक आपने क्या लेना है, इस तरह एक पिन्नीज ले लेनी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने ग्राउंड के ऊपर रख लेनी है, उसकी एक साइड कलर होगी दूसरी का ब्लैक होगी। तो हमने क्या करना है, जो सस्पिटेबल होंगे, ठीक है, उनको हमने किससे शो कर लेना है, आर आर से। और जो एक्सपोर्ड होंगे ना रेड, जिनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, जो लड़ सकते हैं, वो होंगे आर आर। इसी तरह उन्होंने माइल्ड रेजिस्टेंस वाले को भी इधर रखा हुआ है, ठीक है, और जिनके अंदर बिल्कुल है ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जो बिल्कुल नहीं, मैं तो वो भी इधर रखे हुए हैं। तो इनका आपस में वही बात, जो ऊपर वाला क्रॉस ये है ना, इसी को, ये जो आपको नज़र आ रहा है कलर्ड बॉक्स, यही उन्होंने गेम के रूल्स के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अपने ऐसे रीड कर लेना है। नेक्स्ट अप्लाइड कंट्रोल में 208 जो है हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है केमिकल कंट्रोल। अप्लाइड कंट्रोल का जो मेथड है जिसमें हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह के केमिकल यूज़ करेंगे पेस्ट को मारने के लिए। तो पहले सबसे पहले पेस्टिसाइड की उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल कंट्रोल, राइट इन नोट ऑन केमिकल कंट्रोल। पेस्टिसाइड वो मटेरियल होता है जो कि हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किल करने के लिए, या अट्रैक्ट करने के लिए, या रिपेल करने के लिए, या पेस्ट को रेगुलेट करने के लिए, ताकि वो हमारी फसलों को तबाह ना करे किसी भी तरीके से। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के पेस्टिसाइड हो सकते हैं। कुछ पेस्टिसाइड डिसइंफेक्टेंट्स होंगे, फंजाई को मारने वाले फंजीसाइड्स होंगे, हर्बिसाइड यानी हर्ब्स को, छोटी छोटी हर्ब्स को मारने वाले हर्बिसाइड्स होंगे, और इंसेक्ट को मारने वाले इंसेक्टिसाइड्स होंगे, रिपेलेंट्स को मारने वाले, रिपेल करने वाले, ठीक है, यानी पेस्ट को एक जगह से भगाने वाले, उनके ऊपर हम वो रिपेलेंट गिराएंगे तो वो उससे एलर्जी खा के पेस्ट भाग जाएगा, वो रिपेलेंट होगा। इसी तरह ये आगे जो ये एग्ज़ाम जो हैं, ये आपने इस शार्ट क्वेश्चन के लिए याद करनी है, इनको हम बारी बारी आगे भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर दिस एडवांटेज की बात हो रही है कि एडवांटेज क्या है पेस्ट के, तो आपको याद होना चाहिए, ये इफेक्टिव होते हैं, बहुत फास्ट भी होते हैं, इजीली केमिकली कंट्रोल होते हैं, और हम लोग इसको इंटीग्रेटेड, IPM स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैनेजमेंट का सिस्टम है जो कि दुनिया भर में मुतारफ़ करवाया गया फॉर दी पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, केमिकल कंट्रोल जो है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ताकि हम लोग अपनी फसल्स, अपने एनिमल्स को प्रिवेंट कर सकें या क्यूरेटिव कर सकें फ्रॉम दी पेस्ट से, ठीक है। पेस्टिसाइडों को हम कोई भी ऐसा मटेरियल कर सकते हैं जो प्लांट या सॉइल या वाटर को या हार्वेटेड क्रॉप्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अटैक करने वाले जो पेस्ट होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसकी ये अपनी डेफिनेशन कर लेनी है, यहाँ तक ये लिखी है। द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ केमिकल्स के अंदर पेस्टिसाइड इंक्लूड डिसइंफेक्टेंट, ये वही टाइप्स जो पर हम पढ़ चुके हैं वो बता रहे हैं। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड का दूसरा नाम है बायोसाइड्स, ठीक है। हमारे पास जो हैं सबसे पहले इंसेक्टिसाइड आते हैं जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। आपके पास MCQs में पूछ सकते हैं कि द पेस्टिसाइड्स विच किल इंसेक्ट कॉल्ड एज, आपने बताना है इंसेक्टिसाइड। आप फिर बता देंगे कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं द पेस्टिसाइड दैट किल हर्ब्स, तो आपने बताना है वो हर्बिसाइड है। इसी तरह मैमलसाइड्स यानी मैमल्स को, जैसे रोडेंट्स वगैरह हैं, रेड्स वगैरह, उनको मारने के लिए क्या यूज़ होता है, रोडेंटिसाइड्स। इसी तरह फंजाई जैसे रस्ट और स्मट और मिल्डीव्स, ये बीमारियां हैं फंजाई से होने वाली, इससे को फंजाई को
पेस्ट मारने के लिए फंजीसाइड यूज़ होते हैं। और टिक्स और माइट्स जो हैं, कीड़े जो हैं, इंसेक्ट हैं, इनको मारने के लिए आर्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोसाइड यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? जो सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ हमें यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो बैक्टीरियोसाइड या एंटीबायोटिक कहलाएगी। अर्ली ईयर्स ऑफ केमिकल पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, शुरू में हिस्ट्री क्या है पेस्ट कंट्रोल की। अच्छा, हमने ना मुख्तलिफ इकसाम के पेस्टिसाइड यूज़ किए थे, उनको हमने उनकी केमिकल नेचर की बुनियाद पे डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। यानी जो फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड होंगे उनके अंदर जो हमने मटेरियल यूज़ करना है वो इनऑर्गेनिक होगा। फिर सेकंड जनरेशन है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। इनके जो अंदर पेस्टिसाइड जो आप यूज़ करेंगे उनके केमिकल यानी उसकी नेचर के तौर पर हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ। ये आता है 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट आर दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड। तो आपने बताना है कि जो फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड होते हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये सबसे पहली अटैम्प्ट थी इनको यूज़ करने की, सबसे पहले ये यूज़ किए गए पेस्टिसाइड के अंदर। इसके अंदर हम कौन कौन सी हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे आर्सेनिक है, कॉपर है और लेड के अंदर, जो कि इनऑर्गेनिक में आती हैं। और ये जो पेस्टिसाइड है ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और एग्रीकल्चर प्लांट्स के लिए भी। ये सिर्फ पेस्ट को मारने के लिए हम यूज़ करने चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो है पेस्ट अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, ये अभी आपने एमसीक्यू याद रखना है। पेस्टिसाइड इंप्रूवमेंट में नेक्स्ट हमारे जो पेस्टिसाइड जो थे वो थे सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जिस तरह आपने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि इनऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूड था पेस्टिसाइड में जो यूज़ करते थे हम, जो सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड होंगे उनमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल यूज़ होंगे जिन्हें हम ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर वर्ल्ड वार टू। ये जो सेकंड वर्ल्ड वार थी उसके अंदर भी यूज़ हुए थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी। सिंथेसिस बीइंग्स विद द पेट्रोलियम, इसको, ठीक है, जो सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड है इनको हम बनाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम भी एक जो है हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर ऑफ्टन अननोन, इस ये किस तरह जाके पेस्ट के ऊपर अटैक करता है इसका मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता। और ये बायोकम्युलेट भी हो सकता है, बायोमैग्निफिकेशन भी हो सकता है। बायोकम्युलेट का मैंने बताया था कि ये किसी भी टिश्यू जिसके ऊपर ये हम इसका छिड़काव करेंगे उस पेस्ट या उस प्लांट के ऊपर ये क्या हो जाएगा, उसके टिश्यूज़ में स्टोर होगा। और बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि उसकी हद से ज़्यादा, एक मकदार की हद होती है ना, उस हद से ज़्यादा ये स्टोर हो जाता है। फिर स्टोर होने के बाद किसी और एनिमल या जानवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, एक एनिमल है, ठीक है, या एक प्लांट है या एक पेस्ट है, उसके ऊपर हमने कोई भी पेस्टिसाइड जो है उसका छिड़काव किया, उसको यूज़ किया, उस पेस्ट के टिश्यूज़ के अंदर या उसके जो फैट सेल्स हैं उनके अंदर जाके वो जो पेस्टिसाइड है ना वो स्टोर हो जाएगा। फिर इस पेस्ट को कोई और एनिमल खाएगा ना तो इस पेस्ट के अंदर जो केमिकल स्टोर है वो अगले जानवर में भी मुंतकिल हो सकता है। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये भी एनिमल्स और इंसानों के लिए टॉक्सिक हैं जो सेकंड जनरेशन है, और एग्रीकल्चर प्लांट्स के लिए भी सिर्फ ये पेस्ट के लिए यूज़ होते हैं और पेस्ट इसके खिलाफ भी रेजिस्टेंट पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड जिनको हम स्मार्टर पेस्टिसाइड भी कहते हैं, इनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लेकिन उसके साथ कुछ और भी मालिक्यूल्स इंक्लूड है, जिसमें ऑर्गेनिक में कार्बन होगी, इसके अंदर केमिकल हाइड्रोजन होगा, फास्फोरस होगा और बस ये कार्बन के कुछ जो हैं ये केमिकल्स मिल के क्या बनाएंगे, वो पेस्टिसाइड बनाएंगे जो कि थर्ड जनरेशन में आते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा जो ऐसा रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, यानी कुछ देर के लिए रहते हैं फिर इनका असर ख़त्म हो जाता है। ये एक्यूटली पोटेंट नर्व टॉक्सिन्स, यानी ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर जाके बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा असर होता है वहाँ पे। ये लिथल है, मोर लिथल इन लो डोज देन ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ठीक है, ऑर्गेनोक्लोरीन जो हमने ऊपर सेकंड जनरेशन में पढ़ा है, अगर उसकी बनस्बत अगर हम इसकी थोड़ी सी भी थर्ड जनरेशन की थोड़ी सी मकदार में भी इस्तेमाल करें ना पेस्ट के ऊपर तो ये उनके लिए जानलेवा साबित है। फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड के अंदर भी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। फोर्थ जनरेशन जो पेस्टिसाइड होते हैं वो जाके पेस्ट के ऊपर जिसके ऊपर ये हम छिड़काव करेंगे इन पेस्टिसाइड का, उनके एंडोक्राइन जो सिस्टम होगा उसको डिस्टर्ब कर देगा, यानी उनको हार्मोनल मसला बना देगा, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब कर देगा जिसकी वजह से वो मर जाएंगे या फिर अपना काम नहीं कर सकेंगे। और वो इन हार्मोन पेस्टिसाइड के यूज़ करने से क्या होगा, जो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल होगा ना
वो ख़त्म हो जाएगा। यानी लाइफ साइकिल को या तो उनके एग्स जो हैं उनमें कोई म्यूटेशन हो जाएगी, या एग से आगे नेक्स्ट जनरेशन तक जाने तक उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होने देगा, और जो पेस्ट हैं या इंसेक्ट हैं वो नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। ये जो है डायरेक्टली किल नहीं करते, ठीक है। अभी हमने देखा है ये पहले क्या करते हैं, हार्मोनल जाके काज करेंगे, उसे आहिस्ता आहिस्ता बीमार करेंगे, उसके बाद उसे मारेंगे। रिड्यूस रिप्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, इसका काम क्या है कि जिस पेस्ट को हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं कि वो मुस्तकबिल में पैदा ही ना हो, उसकी पॉपुलेशन और फर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम 4th जनरेशन पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको अच्छे से तैयार करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास केमिकली जो टेक्नोलॉजी की इसके साथ प्रॉब्लम, यानी ये जो हमें ऊपर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड बनाए हुए हैं 1st, 2nd और 3rd जनरेशन के, इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी ये किस तरह हम मेंटेन करना चाहें तो ये मेंटेन क्यों नहीं होते, इसके पास ये क्यों फ़ेल हो जाती हैं ये टेक्निक्स। ये इसलिए फ़ेल हो जाती हैं क्योंकि पेस्ट इनके खिलाफ क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और इनके खिलाफ लड़ के इनका असर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और जब एक दफ़ा पेस्ट की जनरेशन पॉपुलेशन को हमने किसी भी पेस्टिसाइड से मार दिया है, वो कुछ टाइम के लिए अटैक करना छोड़ देगा, ठीक है, जब हम उसको मारेंगे। लेकिन कुछ अर्से बाद वो दोबारा अटैक करने आएगा और वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि पहले जब उसके ऊपर हमने पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया है पेस्ट के ऊपर, तो वो अपने ऊपर होने वाले अटैक से बाखबर नहीं था, ठीक है, उसके खिलाफ वो लड़ नहीं सका, ना रेजिस्टेंस पैदा कर सका है। लेकिन जब उसकी 2nd जनरेशन आएगी, उसके अंदर उसकी जो है रेजिस्टेंस भी पैदा होगी, वो रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वो सिक्योरजेंस यानी पेस्ट कम्स बैक स्ट्रॉन्गर, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमला करेंगे और ज़्यादा नुकसान करेंगे। जैसे कोरोना की पहली लहर आई थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, जानी नुकसान हुआ है। उसके बाद हमने सब ने कुछ प्रिकॉशंस भी किए, कुछ देर के लिए वो रुका थमा, लेकिन फिर दूसरी लहर आती है, वो पहली लहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इसलिए ही होती है कि कोरोना आहिस्ता आहिस्ता अडेप्टेशंस कहा जाता है उनके खिलाफ, ठीक है, और रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्स इसके ह्यूमन हेल्थ भी हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स को यानी इन जनरेशन वाली पेस्टिसाइड को यूज़ करने के क्या नुकसान है कि इंसान के हेल्थ को भी नुकसान पहुँचा रहा है और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन और इन्वायरमेंट जो है इसकी हेल्थ को भी ख़राब कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि किस तरह ये पेस्टिसाइड जो हम इंसेक्ट को या पेस्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं, ये इंसानी सेहत के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करती है। ये दो तरीक़ा से इफ़ेक्ट करती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट में ये क्या होगा, कोई हमने पेस्टिसाइड को मारने के लिए पेस्ट यूज़ किया, तो हो सकता है किसी इंसान को किसी पेस्टिसाइड से एलर्जी हो, ठीक है, तो वो जब हम छिड़काव करते हैं तो इंसान के ऊपर भी उसका असर हो जाता है। उसका क्या होता है, वो अचानक जब इंसान के ऊपर असर करता है तो वो हाई डोज में होगा, लेकिन ये एक्यूट होगा, यानी फ़ौरन इंसान बीमार हो जाएगा, लेकिन ये कम अरसे तक रहेगा, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको सांस का मसला हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है अगर आप इसके खिलाफ ना लड़ सके तो आपकी डेथ भी हो जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर जो वर्कर्स होते हैं तो उनको इस तरह की दवाई दी जाती है ताकि वो पेस्टिसाइड के डालते वक्त खुद को बचा सकें, और वो उन्होंने प्रॉपर ड्रेस भी पहना होता है पेस्टिसाइड कराते वक्त ताकि उनकी जिस्म के ऊपर पेस्टिसाइड का इफेक्ट ना हो। अक्यूट वो होती हैं जिनका वक्ती थोड़ा वो थोड़े असर टाइम के लिए असर करती हैं, यानी 1 हफ्ते तक रहेगा बंदा बीमार, उसके असर से 2 हफ्ते तक रहेगा, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, यानी परमानेंट डिजीज़ जो होगी ना वो काज नहीं करेगी। लेकिन अक्यूट होती हैं बहुत ज़्यादा सख्त इफेक्ट देती हैं, थोड़े टाइम के लिए देती हैं लेकिन इफेक्ट इनका बहुत बुरा होता है। क्रोनिक में क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता अटैक करती है। क्रोनिक में पेस्टिसाइड जो आप पेस्ट को मारने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें आप हो सकता है यूज़ करवाने के साथ आपके ऊपर भी वो अटैक कर रही है, तो आपका क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कभी एक दफ़ा आपको ज़ुकाम लगेगा, फिर कुछ दिन बाद बुखार होगा, फिर कुछ दिन बाद कहीं दर्द होगा, इस तरह करते करते ये क्रोनिक डिजीज़ का आस कर देगी, जिसमें कैंसर बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक डिजीज़ है, ठीक है। न्यूरो जो है लॉजिकल डिसऑर्डर यानी दिमाग की बीमारियाँ, बर्थ जो इंडिफेक्ट हैं, यानी उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसकी चाइल्ड में भी ये जा सकता है। स्टेरिलिटी यानी उसकी फर्टिलिटी जो होगी, ठीक है, उसके ऊपर भी इफेक्ट करे। एंडोक्राइन सिस्टम डिसरप्शन यानी हार्मोनल मसला कर सकता है, और इम्यून सिस्टम डिप्रेशन यानी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है। तो ये क्रोनिक होगी, यानी लंबे अरसे तक बीमारियाँ रहने वाली, जो जल्दी ख़त्म नहीं होती, जो जल्दी ट्रीट नहीं होती, और अक्सर डेथ होने तक भी डिक्री जो है ये मुकम्मल तौर पर कभी भी ये इसका इलाज नहीं होता, वो क्रोनिक हो जाती हैं। तो ये भी दो तरह के तरीक़ों से ह्यूमन के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट में दो तरह के होते हैं, एक होता है बायो कंसंट्रेशन
एक होता है बायोमैग्निफिकेशन। अगर इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट देखें तो इसका पेस्टिसाइड का बायो कंसनट्रेशन में क्या होता है, मूवमेंट अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, बायो कंसनट्रेशन में क्या होता है कि चीज़ जो हमें पता है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स के में क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो हाई से लो कंसनट्रेशन में बहती हैं। ठीक है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाती हैं, लेकिन अगेंस्ट द कंसनट्रेशन में क्या होगा, लो से हाई कंसनट्रेशन की जानिब चीज़ें फ्लो करने लग जाती हैं, जैसा कि फैट सोल्यूबल। इसे हम बोलते हैं बायो कंसनट्रेशन का प्रोसेस। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मूवमेंट थ्रू द फूड चेन टू हाई ट्रॉफिक लेवल्स टिपिकली रेजिस्टेंस। ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास थी ग्रास। ठीक है, फर्ज किया ये ग्रीन गैस उगी हुई है, लेकिन ये गैस ग्रास जो है घास, ये हमें नहीं चाहिए। हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं। वो पेस्टिसाइड इनके इस घास के टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो जाता है। अब इस घास को कोई ग्रास ऊपर खा लेता है। क्या खा लेता है, ग्रास ऊपर। वो ग्रास ऊपर जैसे इस घास को खाएगा, इस घास के अंदर क्या है, पेस्टिसाइड स्टोर है। वो इस जाके ग्रास ऊपर के आर्गन्स को भी डिस्टर्ब करेगा और इस ग्रास ऊपर को बीमार कर देगा। अब ग्रास ऊपर को कोई और खाएगा, उस ऑर्गेनिज्म में भी इस ग्रास से जो होने वाले ट्रांसफ़र थे केमिकल्स, वो ग्रास ऊपर में आए थे और ग्रास ऊपर से नेक्स्ट एनिमल में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, यानी एक ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, फूड चेन में यही होता है ना कि एक एनिमल जो है वो फूड बनाता है, दूसरा एनिमल उस एनिमल को खा जाता है, फिर तीसरा पहले दूसरे को खा जाता है, फिर चौथा तीसरे को खा जाता है। ये फूड चेन है ना। इस तरह ये फूड चेन के अंदर जो होता है केमिकल्स या पेस्टिसाइड, उनका भी ट्रांसफ़र होता रहता है, जिसकी वजह से वो पेस्टिसाइड एक जानवर से दूसरे में मुंतकिल हो जाते हैं और उनमें बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये हाई ट्रॉफिक लेवल से में ट्रांसफ़र करता है। जो फूड वेब्स के ट्रॉफिक लेवल होते हैं उसकी बात हो रही है। इधर नेक्स्ट है बायो कम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ केमिकल्स जो होते हैं, ठीक है, और इसके टिपिकली फैट सोल्यूबल एंड रेजिस्टेंट। बायो कम्बिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है कि इसमें क्या हो जाता है, जो केमिकल्स होते हैं ना वो फैट के अंदर, चर्बी के अंदर जाके जो एनिमल होगा ना जिसके ऊपर हमने, यानी कोई इंसेक्ट है जिसके ऊपर हमने इंसेक्टिसाइड मारने के लिए छिड़काव किया है, अब उस इंसेक्टिसाइड के अंदर जो भी केमिकल्स थे वो इंसेक्ट की फैट में जाकर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे बायोकैमुलेशन। मैन रिसर्जेनेसिस का मतलब ये है कि एक दफ़ा हमने पेस्ट की पॉपुलेशन को पेस्टिसाइड से मार दिया, लेकिन उसी पेस्ट की पॉपुलेशन में कुछ जानवर बच गए थे जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन पैदा की। वो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर फिर क्या हो जाएगी, उस पेस्टिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। फिर वो दोबारा आके उसी फसल के ऊपर अटैक करेंगे, तो वो पहले से ज़्यादा ताकत में आके, यानी उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होगी ना, वो पहले से ज़्यादा तबाही मचाएंगे। इसे बोलते हैं रिजर्वनेस। सेकेंडरी आउटब्रेक्स। सेकेंडरी आउटब्रेक्स का मतलब यही है कि पहले प्राइमरी आता है इंसेक्ट या पेस्टिसाइड, वो अटैक करता है, उसको हम किसी भी पेस्टिसाइड से कंट्रोल कर लेते हैं। फिर कुछ अर्से तक वो पेस्ट जो है आके अटैक नहीं करता। कुछ अर्से बाद वो नई जनरेशन, नई आर्मी बनाता है। उस पेस्टिसाइड के अंदर हमारी जो पेस्ट के अंदर हमारी पेस्टिसाइड के खिलाफ जो होती है वो रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होती है, वो आके दोबारा हमारी पॉपुलेशन के ऊपर अटैक करेगा, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी आउटब्रेक्स। जैसे कोरोना का सबसे पहला अटैक था वो प्राइमरी था, फिर जब कोरोना की थोड़े केसेस कम हुए, इसको कंट्रोल किया हमने, तो उसके बाद कुछ अर्से बाद फिर इसका सेकेंडरी आउटब्रेक, यानी दोबारा अटैक्स आ जाते हैं और लोगों को होने लग जाता है। तो ये दोबारा सेकेंडरी अटैक्स जो होते हैं ना वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होके आते हैं। पेस्टिसाइड वेरी बाय। अब पेस्टिसाइड के किस चीज़, हर पेस्टिसाइड सेम नहीं होता। जो पेस्टिसाइड हम किसी भी चीज़ को, यानी इंसेक्ट को मारने के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, फंजाई को मारने के लिए फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं। तो इन दोनों का जाके एक्ट करके पेस्ट को मारने का जो मोड है, तरीका है, वो दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड जो है वो आपस में किस तरह डिफरेंट, उनके अंदर हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो किस तरह वेरी करते हैं। सबसे पहले तो उनका मोड ऑफ एक्शन, यानी वो किस तरह जाके पेस्ट के ऊपर अटैक करके उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करके किस तरह उसे कंट्रोल करके मारता है, इसे हम बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन। इसको हम प्लांट्स और लाइफ स्टॉक दोनों में यूज़ करते हैं। दूसरा है कंटैक्ट। कुछ पेस्टिसाइड होते हैं जो बाकायदा एनिमल्स के और पेस्ट के कंटैक्ट में आते हैं, उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जो कि कंटैक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है
और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड जो होते हैं उनका कंटेक्ट करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। कुछ पेस्टिसाइड जो होंगे वो डायरेक्टली जाके अटैक कर देंगे और कुछ जो होंगे वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। कुछ जो पेस्टिसाइड है वो सिस्टमेटिक होते हैं और एक्चुअली मूव करते हैं थ्रू एनिमल और प्लांट टिश्यूज़। यानी हमने जिस पेस्ट को मारना है ना, ठीक है, हम उसके ऊपर डायरेक्ट क्या करते हैं, वो पेस्टिसाइड नहीं गिराते, किसी प्लांट के ऊपर या प्लांट के टिश्यूज़ के ऊपर गिरा देते हैं। फिर जब वो पेस्ट उस प्लांट को खाता है ना, तो वो केमिकल या पेस्टिसाइड उस पेस्ट के अंदर जाता है और वो मर जाता है। ये इनडायरेक्ट वे है। अदर पेस्टिसाइड जो होते हैं वो कंटैक्ट एक्शन से, जैसे बैटरी एसिड इन योर प्लांट्स, यू मस्ट मेक श्योर दैट जो अप्लाई मटेरियल सो दैट इट कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेस्ट। जो भी आप मटेरियल पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो पेस्ट उससे गुजरे, ठीक है, वो पेस्ट के ऊपर जाकर गिरे और वो मर जाए। तीसरा जो पेस्टिसाइड वेरी करते हैं वो सिलेक्टिविटी, ठीक है, कि हर जो है ना, कुछ पेस्ट होते हैं जो कि सिलेक्टिवली हम उसको चूज़ करके उसके लिए अलग से पेस्टिसाइड ला के उसे मारना पड़ता है। यानी वो हर किस्म के पेस्टिसाइड से नहीं मरता, इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी। नॉन सिलेक्टिव वो होते हैं जो किल्स आर रिलेटेड पेस्ट, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव पेस्टिसाइड वो होंगे जो हर किस्म के पेस्ट को मारने की, यानी एक टाइम पे वो 3 से 4 इकसाम के पेस्ट को मारने की सलाहियत रखते हैं। यानी वो मच्छर को भी मार सकते हैं, बग्स को भी मार सकते हैं, ठीक है। यानी एक टाइम पे एक पेस्टिसाइड 2 या 3 जनरेशन या 3 जो पेस्ट हैं उनको मार सकते हैं। इसे हम बोलेंगे नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में क्या होता है कि जो इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, वो सिर्फ इंसेक्ट को मारेंगे। फंजीसाइड जो होगा वो इंसेक्टिसाइड को नहीं मारेंगे, सिर्फ फंजीसाइड फंजाई को ही मारेंगे। ये होते हैं सिलेक्टिव। तो इस तरह की ये नेचर है। तो सिलेक्टिव जो होते हैं किल्स ओनली सर्टेन वीड्स इंसेक्ट प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। पेस्टिसाइड जो होते हैं वो उनकी सिलेक्टिविटी भी बहुत डिफरेंट करती है और उनका तरीकाकार भी अटैक करने का। तो नेक्स्ट है कि ग्लायोफाइट, ठीक है। यहाँ पर जो फाइट है फॉस्फेट है, अगर हम ग्लायोफॉस्फेट जो है फोसेट जो हमारे पास है, ये है पेस्टिसाइड है, ठीक है, पेस्ट को मारने वाला। ये नॉन सिलेक्टिव है, यानी ये किसी भी, ये जब हम ग्रीन प्लांट्स के ऊपर मारते हैं तो ये किसी भी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जो बैठा हुआ कोई भी कीड़ा है, कोई भी पेस्ट होगा उसको मार देगा। ये कोई सिलेक्टिविटी किसी एक या दो को नहीं मारेगा। एक सिलेक्टिव पेस्टिसाइड की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास आ जाता है हर्बिसाइड है, एक नाम है उसका 2,4-D, ठीक है। 2,4-D का मतलब है 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एक्सीडेट, ठीक है, एसिड, ठीक है। ये जो है ना 2,4-D, ये सिलेक्टिव पेस्टिसाइड है, ठीक है। ये सिर्फ जो होगा हर्बिसाइड्स को मारेगा, जो हर्ब्स के ऊपर आके अटैक करता है। हर्बिसाइड है, हर्ब्स को मारने वाला है और ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म को नहीं मार सकता। ये सिर्फ उसी को, अपने ही सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ प्रेसिस्टेंस। प्रेसिस्टेंस का मतलब है कि एक पेस्ट जो है वो कितने टाइम तक इन्वायरमेंट में एक्टिव रहता है, उसके एक्टिव रहने का टाइम हमने नोट करना होता है, वो होता है रेजिस्टेंस। और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड की रेजिस्टेंस होती है ना, उसका मतलब है कि एक पेस्टिसाइड का असर पेस्ट के ऊपर कितने टाइम तक रहता है। यानी एक पेस्टिसाइड है, वो हमने किसी पेस्ट को मारने के लिए उसके ऊपर छिड़काव किया है, तो वो पेस्टिसाइड जो है वो कितने टाइम तक पेस्ट को उसका असर रहेगा और वो मर जाएगा, और कितने टाइम बाद उसके पेस्टिसाइड का असर ख़त्म हो जाएगा। तो रेजिड्यूल पेस्टिसाइड होते हैं। इसमें रेजिड्यूल पेस्टिसाइड जो होते हैं वो एक्टिव फॉर वीक्स, मंथ, ईयर्स, ठीक है। वो सालों तक, महीनों तक और हफ्तों तक उनका असर रहता है, यानी इतनी जल्दी उनका असर ख़त्म नहीं होता। अगर कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे हैं जो कि हम रोड गार्ड रेल्स के ऊपर यूज़ करते हैं हर्ब्स को मारने के लिए, तो वो काफ़ी अर्से तक फिर वहाँ पे हर्ब्स वगैरह नहीं उगती और रेजिड्यूल पेस्टिसाइड रहने की वजह से वो मरी रहती हैं। नेक्स्ट है कि नॉन रेजिड्यूल, ये इनएक्टिवेटेड इमीडिएटली या विद इन फ्यू डेज, यानी इनका जैसे हम छिड़काव करेंगे ये 1-2 दिन के लिए एक्टिव रहेंगे, पेस्ट को कंट्रोल रखेगा, मार देगा। फिर 1 या 2 या 3 या फिर क्या होगा, चंद दिनों बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा और जो ऑर्गेनिज्म या पेस्ट होंगे वो फिर एक्टिव हो जाएंगे, उसके ऊपर इस पेस्टिसाइड का कोई असर नहीं होगा। हम हर्बिसाइड जो है ना वो हर वक्त सॉइल के अंदर एक्टिव नहीं रहते। रेजिस्टेंस क्या है, इज द टर्म यूज्ड फॉर हाउ लॉन्ग ए पेस्टिसाइड रिमेन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। इसके लिए हमारे पास DDT है विच इज़ ए लॉन्गर यूज्ड। DDT की हमने हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि ये जो पेस्टिसाइड है ये जो है हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इसकी परसिस्टेंस वाज ए वेरी परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड दैट स्टिल फाउंड इन द एनवायरनमेंट टुडे। यानी ये बहुत लॉन्ग अरसे तक रहने वाला है। ये इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, परसिस्टेंस
DDT जो है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये नॉन रेजिड्यूल और रेजिड्यूल हेर्बिसाइड्स की कुछ एप्लीकेशन भी हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है तो उन्होंने यहाँ पर ये बताई हुई है। तो बस इसमें यही इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ठीक है, कौन कौन सी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो इस वीडियो तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।